हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग यानी बिजनेस को पुनर्निर्माण करना, दोबारा से रीअरेंज करना, रीस्ट्रक्चर करना। और मैं यहाँ अकाउंट्स की नहीं, इनकम टैक्स की बात कर रहा। हम अगर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा एमलगमेशन। यस सर, ये हम लोगों के अकाउंट्स में भी है और इसको रीस्ट्रक्चर बोला जाता है। डीमर्जर, जी सर, एमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, स्लम सेल। ओके, ये हमारे बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के पार्ट हैं या फॉर्म्स हैं। कन्वर्जन ऑफ प्रोपराइटरशिप इनटू कंपनी। यस सर, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। जी सर, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP। ओके, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जी सर, इसके अलावा भी हमारे 2-3 और फॉर्म्स बताए गए हैं जिसमें कैपिटल रिडक्शन भी शामिल है। ठीक, हम लोग को उनके पॉइंट देखेंगे क्या होता है कैपिटल रिडक्शन में। ये हमारे बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के कुछ फॉर्म्स हैं और इनकम टैक्स एक्ट ने इन सारी चीज़ों के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस बना कर रखे हैं। जब हम लोग पीजीबीपी चैप्टर कर रहे थे ना, तो उस समय भी हम लोगों ने पीजीबीपी चैप्टर में एमलगमेशन की बात की थी, होल्डिंग सब्सिडरी की बात की थी, डीमर्जर और स्लम सेल की बात की थी। और तो और जब हम लोगों ने कैपिटल गेन की स्टडी की थी तो उसमें इन सारे फॉर्मेट्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से देखा था। और जब हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे थे तो उस समय भी हम लोगों ने कुछ न कुछ चीज़ों को देखा था। आज हम लोग इन सारे चीज़ों को, इन सारे फॉर्म्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यानी हम अब अमेलगमेशन की बात करेंगे और पूरे कोर्स में, यानी इनकम टैक्स एक्ट में जहाँ जहाँ अमेलगमेशन की बात की गई है, वी विल accumulate all these things in a single place so that a better understanding can be created at all with reference to the amalgamation. And the same thing will in case of demerger and so on. Is it clear ना? जी सर, हमें अब दिक्कत नहीं होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वन टॉपिक कि अगर हमें अमेलगमेशन का कोई टॉपिक मिलता है पीजीबीपी में, देन इट इज़ ओके, वी नो दैट पीजीबीपी में मिला, कैपिटल गेन में मिला, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में मिला, डिडक्शंस में मिला, या कोई टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजंस मिला, या एमलगमेटिंग कंपनी के टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगे, एमलगमेटेड कंपनी पर टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और तो और शेयर होल्डर्स के ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। अरे इनको किनारे छोड़ो, इन सारी चीज़ों में एमलगमेटिंग कंपनी को क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी और किस किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, एमलगमेटेड कंपनी को किस तरह की शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, शेयर होल्डर्स को कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी और उनको कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हैव पेशेंस। देखा जाए क्या होता है हमारा ये बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। सबसे पहले जो आज हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं दैट इज योर एमलगमेशन। और एक बात तो दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो
कि जब जब मेरे मुंह से एमलगमेशन वर्ड यूज होगा, जब जब मैं एमलगमेशन वर्ड यूज करूंगा, उस समय आपके दिमाग में एक चीज तो आ जानी चाहिए कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ एमलगमेशन विच fulfills all those conditions which are mentioned under section 21B, otherwise not. यानी हम इनकम टैक्स में एमलगमेशन को एमलगमेशन तब मानते हैं जब वो सेक्शन 21B के सारे पॉइंट्स को मीट आउट करें. ओके, यानी हम सेक्शन 21B को बिल्कुल देख लें ताकि आगे चलकर हमें इस चीज की कोई गलत फहमी ना रहे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एमलगमेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर इनकम टैक्स एक्ट. तो एमलगमेशन मीन्स ये 3 कंडीशंस. एमलगमेशन का मतलब ये 3 कंडीशन. अच्छा सर, जब हम लोग अकाउंट्स में एमलगमेशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पर एमलगमेशन का मतलब क्या होता है और टैक्स में एमलगमेशन का मतलब क्या होता है. जब हम अकाउंट में एमलगमेशन पढ़ रहे थे तो उस समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 था. अच्छा है, नॉट था, इट इज है. और टैक्स में सेक्शन 21B की डेफिनेशन है. जब हम अकाउंट्स में एमलगमेशन की स्टडी करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहता है इट इंक्लूड्स मर्जर, यानी ये मर्जर को भी शामिल करता है. एमलगमेशन के 3 वर्ड्स अब सामने आएंगे, 2 मान लेते हैं. पहला एमलगमेशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन. ये एक्स लिमिटेड और ये वाई लिमिटेड. एक्स लिमिटेड खत्म हो रही है और ये वाई लिमिटेड में जा करके मिल जा रही है. दिस इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन. ओके, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, both these company are going to be liquidated and new company formed XY Limited. This is the case of merger, or you can say this is the case of amalgamation. This is the case of amalgamation. This is the case of absorption. This is the case of amalgamation. सर, अकाउंट्स में जब हम लोग पढ़ते थे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने कहा था एमलगमेशन इंक्लूड्स द केसेस ऑफ एब्जॉर्प्शंस टू. मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इक्वली एप्लीकेबल इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन. नाम पे मत जाएं, काम पे जाएं. टैक्स ने भी यही वर्ड यूज किया है. ढंग से सुनना मेरी बात. टैक्स ने भी यही चीज बोली है कि एमलगमेशन में एब्जॉर्प्शन के केसेस शामिल होंगे. टैक्स ने भी यही चीज बोली है और उसने कहा है एमलगमेशन में एब्जॉर्प्शन के केसेस शामिल होंगे. तो सर, अब जरा आप हमें डेफिनेशन तो क्लियर कर दीजिए. यानी टैक्सेशन में भी इसका यही मतलब है जो अकाउंटिंग में है. जो अकाउंट्स कहता है एमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में, सेम वही चीज टैक्स भी कहता है, लेकिन दोनों की डेफिनेशंस में फर्क है. जब हम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एमलगमेशन की बात करेंगे, देन वी हैव टू मीट आउट ऑल दोज कंडीशंस व्हिच आर लाइज अंडर सेक्शन 21B. इज इट क्लियर ना? जी सर. क्या कहती हैं वो कंडीशंस? वो केवल 3 कंडीशंस हैं. कितनी कंडीशंस हैं? देयर आर ओनली 3 कंडीशंस व्हिच आर नीडेड टू बी फुलफिल्ड. द फर्स्ट वन कंडीशन, ऑल द एसेट्स and all the liabilities of amalgamating company shall become the assets and liabilities of new or amalgamated company. सर, ये तो हम लोगों ने अकाउंट्स में भी देखा था और यहाँ पर भी वही चीज़ें देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं है. पहली कंडीशन है all the assets and all the liabilities. फिलहाल हम यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 की बात करें तो मैं उसको as such कोट करता हूँ. All the assets of the amalgamating company
becomes the assets of the amalgamated company by virtue of amalgamation. Is it clear now? Only we are talking about the assets. Now we will talk about the liabilities. All the liabilities of the amalgamating company becomes the liability of the amalgamated company by virtue of amalgamation. Sir, it is clear cut. Now what is your third condition? Sir, दो conditions हो गई क्या? जी बेटा, आपकी दो conditions हो गई. And now I am just going to tell you the last and the most important conditions of the amalgamation. ढंग से सुनना. Shareholders holding not less than 75%. Shareholders holding not less than 75% value of shares. एक बार और, शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75%, यानी जो कंपनी एमलगमेटिंग कंपनी है या लिक्विडेटेड कंपनी है या जो कंपनी खत्म होने वाली कंपनी है, उस कंपनी के कम से कम 75%, 75%, और यू कैन से 3/4, 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स आर रेडी टू गेट the shares of the new company. G, they are very much ready to become the shareholders of new company. अब मैं यहाँ पर रुक नहीं रहा हूँ, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ. मैंने ये बोला कि एटलीस्ट 75% वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ न्यू वन कंपनी. ओके, अब मैं बात करूं अगर 75% मीन्स व्हाट. 75% मान लेते हैं एमलगमेटेड कंपनी, मान लेते हैं ये दो कंपनियां हैं एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड. ये खत्म हो रही वाली, ये बनने वाली, सारी की सारी एसेट्स इसके पास चली जाएं, सारी की सारी लायबिलिटीज इसके पास चली जाएं. और जो अब मैं बोलने जा रहा हूं ढंग से सुनेंगे, इसके कम से कम 75% वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स, ओके, इस कंपनी में शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाए. अब मैं जो इसके आगे बोल रहा हूं फिर से सुनेंगे ढंग से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आकर के दिक्कतें होती हैं. वाई लिमिटेड के पास इस एमलगमेशन की डेट के पहले, यानी जब दोनों के बीच में एमलगमेशन का प्रोसेस नहीं हुआ था, मैंने बोला एमलगमेटेड कंपनी के पास द नेम ऑफ द कंपनी इज वाई लिमिटेड. नाउ आई कैन से दैट वाई लिमिटेड हैड सम शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बिफोर द डेट ऑफ द एमलगमेशन. नाउ द प्रोसेस ऑफ एमलगमेशन स्टार्ट आफ्टर दैट. Before the amalgamation process, the company Y Limited had some shares of X Limited. Is it okay ना? और X Limited के वो शेयर मान लेते हैं Y के पास 20% ऑलरेडी है. Now इसके पास 100% शेयर्स जो हैं उसके 20% शेयर्स Y Limited के पास पहले से ही रखे हुए हैं. अब मैं जो 75% की बात कर रहा हूं, मैं कौन से 75% की बात कर रहा हूं? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 75% ऑफ द 100%. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द 75% ऑफ द 80%. गॉट माई पॉइंट? यस सर. तो यहां पर जो मैं 75% की बात कर रहा हूं वो है आपका 80%. कितना वो 80% मीन्स आपने उस 100 में से उस 20% को माइनस कर दिया जो शेयर्स वाई लिमिटेड के पास एमलगमेशन के प्रोसेस के पहले थे हैं, और इसकी होल्डिंग कंपनी, इसकी जो नॉमिनीज कंपनी हैं उनके पास, या तो आपकी एमलगमेटेड कंपनी या तो उनकी नॉमिनी कंपनी के पास ऑलरेडी रखे हुए हैं. यानी 75% हम उन शेयर्स की बात करते हैं जो एमलगमेटेड कंपनी के पास कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं था. जी सर. शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इन एमलगमेटिंग कंपनी
other than shares held therein immediately before the amalgamation or by a nominee of the amalgamated company, otherwise छोड़ दें. Is it clear? जी सर. आगे पढ़ते हैं. Become the shareholder of the amalgamated company by virtue of amalgamation. तो 3 कंडीशंस की आप लोगों को बिल्कुल रखनी पड़ेंगी अपने दिमाग में. ये जो मैंने 3 सेंटेंस या 3 कंडीशन बात की ना, अगर ये चीज़ें दिमाग में हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इस चीज़ को समझने में कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर नोन एज एमलगमेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ योर इनकम टैक्स. जो मैंने तीसरा सेंटेंस अभी खत्म किया ना, दैट इज ओवर, लेकिन उसके आगे 2 लाइनें और एडेड हैं. मैं केवल वो 2 लाइनें पढ़ देता हूं और थोड़ी देर बाद मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा. मैं वो 2 लाइनें पढ़ देता हूं. अदरवाइज देन, आपके पास है, अदरवाइज देन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी of one company by any other company pursuant to a purchase of such property by the other company or as a result of distribution of such property to the other company after the winding up of the first mentioned company. हम यहाँ पर किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे जहाँ पर बेसिकली एमलगमेशन का केस है ही नहीं. इस एक्स लिमिटेड के पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को वाई लिमिटेड खरीदना चाहता है. मैंने बात यहां पर की कि वाई लिमिटेड इज गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिमिटेड. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सच टाइप ऑफ सिचुएशन, दोज टाइप ऑफ सिचुएशन. इन द सेम वे वाई लिमिटेड को लिक्विडेशन इसके होने पर इसको कुछ प्रॉपर्टी मिली एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लिक्विडेशन और वाइंडिंग ऑफ द एक्स लिमिटेड. तो एक्स लिमिटेड का अगर वाइंडिंग अप हो रहा है और इसके लिक्विडेटर ने इसको इसके शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट की हैं, हम उसको इस एमलगमेशन के केस में शामिल नहीं करेंगे. अगर वाई लिमिटेड कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है ना, वाई लिमिटेड इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स लिमिटेड, दिस इज नॉट द केस ऑफ द एमलगमेशन. अदरवाइज देन, ठीक है ना जी सर. तो हमने इस केस को शामिल नहीं किया. अब हमारे पास 3 कंडीशन है, सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज और कम से कम 75% शेयर होल्डर यहाँ शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाएं, उन शेयर्स को छोड़ करके जो ऑलरेडी या तो एमलगमेटेड कंपनी के पास हैं पहले से या उसकी नॉमिनी कंपनी के पास पहले से होल्ड की. क्लियर है? अब जो हम समझने जा रहे हैं वो केस है आपका टैक्स बेनिफिट्स या टैक्स कंसेशंस. जब एमलगमेशन होता है ना तो गवर्नमेंट आपको कई सारे टैक्स बेनिफिट्स देती है. अच्छा, टैक्स बेनिफिट्स किसको किसको मिलेंगे एमलगमेशन के प्रोसेस में? ये है एमलगमेशन और बेसिकली इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. पहली एमलगमेटिंग कंपनी, दूसरी amalgamated company and third one is shareholders. और जो हम टैक्स ट्रीटमेंट की बात करेंगे ना, इन तीनों को लेकर के बात करेंगे. और टैक्स ट्रीटमेंट में सबसे पहला केस आता है एमलगमेटिंग कंपनी का. अगर हम बात करें एमलगमेटिंग कंपनी की तो सबसे पहले हम लोगों ने ये केस देखा था सेक्शन 47 में. सबसे पहले हम लोगों ने एमलगमेशन के केस को देखा था ढंग से सेक्शन 47 में, और कहा गया था कि इन द केस ऑफ एन एमलगमेशन प्रोसेस, if any asset is subject matter of transfer
from amalgamating company to amalgamated company, that transfer would not be regarded as transfer. Even though this is the case of transfer, we are very much 100% agree that the assets are transferring from amalgamating company to amalgamated company by charging some amount. Means the consideration are there. Even though the transfer would not be regarded as transfer and the capital gain would not arise in the hands of the amalgamating company as well. That was given an exemption to the amalgamating company. amalgamating company को हम लोगों ने exemptions दिए, इसको ट्रांसफर नहीं माना गया. अगर एमलगमेशन का प्रोसेस है और एमलगमेटिंग कंपनी अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर करती है, तो भले ही कैपिटल एसेट्स का मूवमेंट और ट्रांसफर हुआ हो एमलगमेटिंग कंपनी से एमलगमेटेड कंपनी को, बावजूद इसको हम लोगों ने ट्रांसफर रिगार्ड नहीं किया था. वी डिडंट कंसीडर इट एज अ ट्रांसफर. जहां तक आप लोगों को याद होगा तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कैपिटल गेन चैप्टर में, सेक्शन 47 में. इज इट क्लियर? बट देयर आर सम कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन, the first and foremost and the last condition, that the transferee company must be an Indian company. One line sentence, transferee company must be an Indian company. Transferee company must be an Indian company. जी sir. Where there is a transfer of any capital asset in the scheme of amalgamation by an amalgamating company to the amalgamated company, such transfer will not be regarded as a transfer for the purpose of capital gain, provided the amalgamated company is an Indian company. जी हाँ, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, amalgamation का मतलब जब जब मेरे मुंह से निकलेगा इस एक्ट में, वहाँ पर आपको सेक्शन 2(1)(b) की उन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. सर ये तो आपने हम लोग को केस बता दिया एमलगमेटिंग कंपनी का पहला, जो हम लोगों ने सेक्शन 47 में देखा था. एक और सेक्शन 47 में पॉइंट था कि अगर फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी अपने किसी फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी को एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर करती है, मींस देयर इज अ प्रोसीजर conducted between amalgamating company and amalgamated company, and both of these two companies are foreign companies, and there is a procedure of amalgamation, and both of these two companies are amalgamation. There is nothing to do by the Indian income tax law. Nothing to do. Whatever has happened is outside the ambit of Indian income tax law, because the foreign amalgamating company is there, foreign amalgamated company is there. Then nothing is to be done. कुछ नहीं होगा. इंडियन इनकम टैक्स आएगा ही नहीं, लेकिन आ जाएगा अगर फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी के पास इंडियन कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट था. अगर फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी के पास इंडियन कंपनी के कुछ शेयर्स थे, तो बट ऑब्वियस है जब इस कंपनी की सारी एसेट्स उठ करके एमलगमेटेड फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी के पास जाएगी, तो इसकी एसेट साइड में जो शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी हैं वो भी यहाँ से निकल करके इतने ट्रांसफर हो जाएंगे. हो गया ना ट्रांसफर. अब आएगा इंडियन इनकम टैक्स लॉ. अब वहाँ पर इंडियन इनकम टैक्स लॉ का आएगा, टैक्स डे ट्रांसफर हो गया इंडियन शेयर्स का, ट्रांसफर हो गया इंडियन शेयर्स का, टैक्स लाओ, लेकिन टैक्स नहीं मांगा जाएगा. That type of transfer would not be regarded as transfer if both of these two conditions are met. इस तरह के ट्रांसफर को हम ट्रांसफर नहीं बोलेंगे अगर हमारी ये दो कंडीशंस मीट आउट हो जाएं. पहली कंडीशन कम से कम फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी के कम से कम 25% शेयर होल्डर. कितने शेयर होल्डर? 25% शेयर होल्डर. आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट 25% वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स. नो, शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 25% वैल्यू ऑफ शेयर. ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सिंपल वर्ड, 25% शेयर होल्डर्स ओनली. मैंने कहा कम से कम 25% शेयर होल्डर अगर इस कंपनी में शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाएं, वैल्यू इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. सेकंड,
at least 25% shareholder of foreign amalgamating company are ready to become the shareholder of foreign amalgamated company. And condition number 2, no any capital gain taxes are to be imposed in that country in which foreign amalgamating company is incorporated. No any capital gain taxes are to be imposed on that type of transaction in that country in which foreign amalgamating company is incorporated. जिस देश में ऐसी फॉरेन अमेलगमेटिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड है, उस देश में अगर ऐसे फॉरेन अमेलगमेटिंग टू फॉरेन अमेलगमेटेड कंपनी में अमेलगमेशन होने पर अगर टैक्स से छूट दी जाती है तो हम भी आपको छूट देंगे। लेकिन अगर आपकी इज्जत आपके देश में नहीं है, अगर आपके देश में कहा जाता है, आपकी सरकार कहती है कि हमें इस ट्रांजैक्शन पर टैक्स चाहिए, तो जब आपके घर वाले आपके ऊपर टैक्स नहीं छोड़ते, हम तो खैर पराए हैं, हम तो आपसे टैक्स ले लेंगे। Is it clear? Means both of these two conditions must be satisfied. The first one, कम से कम 25% शेयर होल्डर यहाँ जाने को तैयार हो जाएं, और इस देश में, जिस देश में फॉरेन अमेलगमेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, उस देश में इस तरह के ट्रांजैक्शंस पर कैपिटल गेन नहीं लगते, तो इंडियन कंपनी के शेयर्स भी अगर फॉरेन अमेलगमेटिंग कंपनी से फॉरेन अमेलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो भी हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। जी सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आते हैं इफ द स्कीम ऑफ एमलगमेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी सैंक्शनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर बैंकिंग कंपनी टू बैंकिंग कंपनी का एमलगमेशन हो रहा है और इस प्रोसीजर को सैंक्शन किया है, स्कीम को सैंक्शन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उस एमलगमेशन के केस में भी अगर एसेट्स का भी ट्रांसफ़र होता है तो उन ट्रांजैक्शंस को हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे और कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। जी सर। तो सर हमने आपको ये 3 चीज़ें तो डिस्कस करवा दी और ये बता दिया कि एमलगमेटिंग कंपनी को कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एमलगमेटिंग कंपनी नॉर्मली एमलगमेटेड कंपनी को एसेट ट्रांसफ़र करती है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं माना जाता और इसके हाथ में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होता। फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन एमलगमेटेड केस में भी 2 कंडीशंस मैंने बताई और इसके ऊपर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता, यानी ट्रांजैक्शन इज़ नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र। तीसरा मैंने बताया कंपनी बैंकिंग कंपनी टू बैंकिंग कंपनी इफ द स्कीम इज सैंक्शनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र नहीं ट्रीट करेंगे और उस पर एमलगमेटिंग कंपनी को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ें हो गई। ये एमलगमेशन के केस में 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा सर जी, अब मुझे आप बताइए कि शेयर होल्डर्स को भी कोई टैक्स बेनिफिट्स मिलता है? जी, शेयर होल्डर्स को भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब जरा ढंग से सुनेंगे। वेयर अ शेयर, ये भी हम लोगों ने सेक्शन 47 में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि अगर एमलगमेशन कंपनी से एमलगमेटेड कंपनी को शेयर होल्डर जाते हैं और उनको कंसीडरेशन के तौर पे केवल शेयर के बदले शेयर मिलते हैं, शेयर के बदले शेयर मिलते हैं और ट्रांसफरी कंपनी यानी एमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी होती है, तो उनको ट्रांसफ़र को, उनके शेयर्स के ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं ट्रीट किया जाता और उनका माफ़ हो जाता है टैक्स कैपिटल गेन। जी, will not be regarded as transfer for capital gain purposes if the following conditions are satisfied. The transfer of shares is made in consideration of the allotment to him of any share or shares in the amalgamated company.
सेकंड, द अमेलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, दैट्स इट, दैट इज ओवर, दैट इज फुल एंड फाइनल। ये हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने टैक्स बेनिफिट्स जो अमेलगमेटिंग कंपनी को मिले हैं वो देख लिए, और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो टैक्स बेनिफिट्स शेयर होल्डर्स को मिले हैं, बशर्ते शेयर के बदले शेयर मिलना चाहिए, नो एनी कंसिडरेशन वुड बी रिसीव्ड अदर देन शेयर्स। इज इट क्लियर जी? अब हम जो आप बात करेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो हम बात करने जा रहे हैं अमेलगमेटेड कंपनी। क्या है ये अमेलगमेटेड कंपनी को टैक्स बेनिफिट्स? अमेलगमेटेड कंपनी को टैक्स बेनिफिट्स क्या है और टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है, हम जरा उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें। हमें नहीं लगता कि आपको यहां तक किसी भी तरह की समस्या पैदा हुई होगी। नहीं सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा थोड़ा पेशेंस रखना। अब हम अमेलगमेटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, इसमें भी आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड प्रोविजंस की, और हम लोग का सारा कंसंट्रेशन उन्हीं चीज़ों पर रहेगा। यानी अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दोज थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ों को डिस्कस कर लें। अमेलगमेटेड कंपनी, अमेलगमेटेड कंपनी को टैक्स बेनिफिट तब मिलेगा जब अमेलगमेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 21B। जी सर, आप बार बार बोल रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग, ट्रांसफरी कंपनीज एंड इंडियन कंपनी, यानी दो चीजें को तो ध्यान में रखना। बेनिफिट्स अमेलगमेटेड कंपनी को कब मिलेगा? जब सेक्शन 21B की कंडीशंस पूरी हो जाएं, जो तीनों मैंने बताई, प्लस अमेलगमेटेड कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज नहीं मिलने वाला, अदरवाइज हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्या हैं ये बेनिफिट्स? पहला बेनिफिट, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 देखा था। अगर एमेलगमेटिंग कंपनी है, उसने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की हुई थी और उसका यूज वो किसमें कर रही थी? साइंटिफिक रिसर्च। और साइंटिफिक रिसर्च के प्रोविजंस ये कहते हैं, द कंपनी कैन गेट 100% डिडक्शन ऑफ द कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच दे एक्वायर्ड। जिस साल ऐसी एसेट्स को एक्वायर किया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, द कंपनी कैन गेट 100% डिडक्शन देयर ऑफ। लेकिन उस लिमिट तक ये डिडक्शन मिलेगी जिस लिमिट तक प्रॉफिट अवेलेबल होगा। बी मीन्स अगर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 2 लाख रुपए और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया साइंटिफिक रिसर्च पर 5 लाख रुपए का, देन वी कैन गेट मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ ₹2 lakhs, नॉट बियॉन्ड देयर। और जो 3 लाख रुपए बच गया जिसका डिडक्शन हमें नहीं मिल पाया, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले साल के प्रॉफिट से डिडक्शन लेने के लिए, जिसको हम कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। और जब अगले साल आए तो अगले साल एमलगमेशन हो गया। क्या हो गया? एमलगमेशन हो गया। स्टिल द एमलगमेटिंग कंपनी वाज वेरी मच इंटाइटल्ड टू गेट द रेस्ट ऑफ द अमाउंट एज अ बेनिफिट, एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एज unabsorbed scientific research expenditure. But before taking the benefit of that expenditure, the company has been amalgamated with other one company.
then in that case what shall happen, what the tax treatment is to be given? क्या इसके इस खर्चे को छोड़ दें, क्या डिडक्शन ना दें? सर आप भी ऐसी बात करते हैं, इसको ये डिडक्शन मिल जाएगा, इसको ये डिडक्शन मिल जाएगा, ये मानते हुए कि अगर ऐसा एमलगमेशन टेक्स प्लेस नहीं हुआ होता तो जितना बेनिफिट ये कंपनी जितने सालों तक ले सकती थी उतने सालों तक ये बेनिफिट लेगी, यानी नई कंपनी एमलगमेटेड कंपनी शैल टेक द बेनिफिट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर विच इज ऑफ कैपिटल नेचर एंड हैज बीन नॉट अवेल्ड बाय द एमलगमेटिंग कंपनी। ढंग से सुनेंगे, वेयर एन एमलगमेटिंग कंपनी ट्रांसफर्स एनी एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च टू द एमलगमेटेड इंडियन कंपनी इन स्कीम ऑफ एमलगमेशन, the provision of section 35 which were applicable to the amalgamating company shall become applicable to the amalgamated company, and therefore now I am just going to give the conclusion. Unabsorbed capital expenditure on scientific research of the amalgamating company will be allowed to carry forward and set off in the hands of the amalgamated company, and if such asset ceases to be used in a previous year, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स को सीज टू बी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि अब हम उसको अपने बिजनेस में ले आएंगे या उसको सेल आउट करेंगे, तो जो टैक्स ट्रीटमेंट एमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में होता, द सेम टाइप ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट विदाउट हैविंग एनी डिफरेंशिएशन, द सेम टाइप ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट वुड बी देयर इन द हैंड्स ऑफ एमलगमेटेड कंपनी। सर बात समझ में आ गई, आप कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ का बेनिफिट एमलगमेटिंग कंपनी को मिलता अगर ऐसा एमलगमेशन नहीं हुआ होता, और जो जो टैक्स ट्रीटमेंट एमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में हो रहे होते अगर ऐसा एमलगमेशन ना हुआ होता, तो सेम ट्रीटमेंट हम मानेंगे एमलगमेटेड कंपनी के हाथ में होगा। जी, ये तो था साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ द एमलगमेटेड कंपनी। मैं आता हूं दूसरी बात पर, एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। एक्सपेंडिचर ऑन टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस। If any capital nature expenditure has been incurred by any company for the purpose of getting a license to operate telecommunication business, then in that case the company can get the benefit of that expenditure in those years in which the telecommunication license operates or the validity thereof. हम उस खर्चे को उस वैलिडिटी के लाइफ में स्प्रेड ओवर कर देते हैं। ये हम लोगों ने सेक्शन 35A(B)(B) में देखा था। जी सर, और अब मैं बता दूं, वहाँ पर आपने ये प्रोविज़न भी देखा था, अगर नहीं देखा था तो फिर से समझ लें। अगर एमलगमेशन हो जाता है, इसको 10 साल का लाइसेंस मिला था, 5 साल का या 4 साल का इसने डिडक्शन ले लिया, अभी 6 साल का डिडक्शन लेना बाकी था, और मीनवाइल एमलगमेशन हो गया, एमलगमेशन अंडर सेक्शन 21B, तो अब ये सारा बेनिफिट इस कंपनी को एज सच ऐसे ही मिलेगा जैसे कि हम उसी को बेनिफिट दे रहे हैं। अब पार्ट ऑफ द लाइसेंस और फुल लाइसेंस अगर सेल कर दिया जा रहा है, तो जो टैक्स ट्रीटमेंट इसके हाथ में हुआ होता सेम टैक्स ट्रीटमेंट इसके हाथ में अब होगा। इज इट क्लियर? जी सर। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। मुझे बार बार कहानी गाने की आदत नहीं। जो मैंने आपको साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बोला, जो मैंने आपको टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के बारे में बोला, मैं वही कहानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। ढंग से सुनेंगे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर अगर किसी एमलगमेटिंग कंपनी ने अपने समय में किया था, बिजनेस स्टार्ट करते समय या एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक्सपेंशन के समय, और सेक्शन 35D में इसको उन बेनिफिट्स को 5 सालों तक लेना था। कितने सालों तक? 5 सालों को लेना था, और उसकी लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड at the option of the company, or it cannot be in excess of the actual expenditure whatever the case is under section 35D। तो यहाँ पर जो बेनिफिट इसको मिलता, अब एमलगमेशन हो गया तो सेम बेनिफिट किसको मिलेगा? एमलगमेटेड कंपनी को। मैं कुछ और नहीं बोलने जा रहा, 2 लाइनें मैं देख लेता हूँ।
Where an amalgamating company merges in a scheme of amalgamation with the amalgamated company, the amount of preliminary expenditure of the amalgamating company which are not yet written off shall be allowed as deduction to the amalgamated company in the same manner as would have been allowed to the amalgamating company. No any differences at all over here again. Point number 4, amortization of expenses in case of amalgamation. Amalgamation expenses, जो कंपनी एमलगमेटेड कंपनी जो ऐसा खर्च करेगी उसका बेनिफिट इसको 5 सालों तक मिलता है, धीरे धीरे राइट ऑफ कर सकती है। हाँ, खर्च इस कंपनी ने किया हो तो इसको 5 सालों तक ये बेनिफिट मिल सकता है। इज इट क्लियर जी? वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंसेस एंड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस। अगर एमलगमेटिंग कंपनी ने कुछ खर्च किया था बीआरएस स्कीम पर अंडर सेक्शन 35DDA तो इसको इनका बेनिफिट 5 बराबर सालों में मिलता। अब 5 बराबर सालों में मिलता, जब तक ये पूरा बेनिफिट ले पाए तब तक एमलगमेशन हो गया, तो अब बचा हुआ बेनिफिट कौन लेगा? सेम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। अगर एमलगमेटिंग कंपनी ने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था फैमिली प्लानिंग पर तो उसको उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलना था, और मीनवाइल अगर ऐसा एमलगमेशन हो जाता है तो बचा हुआ बेनिफिट कौन लेगा? जैसे कि एमलगमेशन हुआ ही नहीं। जी सर। बैड डेट्स, अगर इस कंपनी ने कोई सेल्स की थी और इसके हाथ में बैड डेट्स हो गया तो ये बैड डेट्स का बेनिफिट ले सकती थी, लेकिन इस कंपनी ने अपने बिजनेस को इसको ट्रांसफर कर दिया और सेक्शन 21B की सारी कंडीशंस पूरी हुई और अब इसके डेटर्स बन गए, इसके डेटर्स बन गए। और अगर इसके डेटर बन गए तो हो सकता है जब इसके हाथ में आ जाए तो कुछ डेटर्स डूब जाए, और अगर डेटर्स डूब गए तो वो बैड डेट्स होगा। तो क्या एमलगमेटेड कंपनी उस बैड डेट्स का बेनिफिट ले सकती है? बट ऑब्वियस है, उन बैड डेट्स का बेनिफिट एमलगमेटेड कंपनी ले सकती है, ये याद रखना। जी सर। अच्छा, मान लेते हैं बाद में ये बैड डेट्स की रिकवरी हो जाए, या जिसका डिडक्शन इसको मिल चुका था उसकी रिकवरी हो जाए। इसके हाथ में डेटर था, इसने बैड डेट्स का डिडक्शन ले लिया था, अब वो रिकवरी एमलगमेटेड कंपनी कर ले तो ट्रीटमेंट कर लो ना। ये मत मानो कि कोई एमलगमेशन हुआ है, जो ट्रीटमेंट तुम इसके हाथ में देते सेम ट्रीटमेंट इसके हाथ में दे देना ना, दिक्कत कहाँ है? जी सर जी। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, मैं आपको 2 मिनट का रेस्ट देता हूँ। उसके बाद जो हम लोग चीज़ें स्टार्ट करेंगे, बेसिकली सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को लेकर के डिस्कशन करेंगे, और पूरा का पूरा हाफ एन आवर विल हैव टू डिवोट ऑन दैट पर्टिकुलर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चों।